वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं के पाठ 3 काव्य खंड का पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता को लेकर आई हूं। यह कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची है और पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने वर्षा ऋतु में प्रत्येक क्षण होने वाले परिवर्तनों और पर्वतीय प्रदेश का मानवीकरण करते हुए प्रकृति का सजीव और सूक्ष्म चित्रण किया है। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म सन 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 7 साल की उम्र में इन्हें स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में ये जाने गए। इनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। तो सबसे पहला इनका काव्यखंड देखते हैं। कविता पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही थी तो कभी धूप निकल जाती थी। आगे देखिए। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है वार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब देखिए, यहां पर पर्वतों की श्रृंखला, जो फैले हुए हैं पर्वत, मंडप का आकार लिए हुए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े अपने नीचे देख रहा है। यहां कवि ने कल्पना की है कि मानो जो ये ऊपर पर्वत हैं, वो उनके ऊपर जो पुष्प चारों तरफ लगे हुए हैं, वो उन पुष्प के बीच में जो काला काला उनका केसर होता है, उसको मानो उन्होंने नेत्र की कल्पना कर ली और उन्होंने कहा मानो वो पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े अपने नीचे देख रहा है। अब क्या देख रहा है देखिए। अवलोक रहा है वार वार, देख रहा है। तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। तो पर्वत के नीचे जो तालाब दिया हुआ है, वो तालाब को उन्होंने एक दर्पण माना है, जिसमें जो पर्वत है वो अपना मुख देख रहा है। उसके अलावा जिसके चरणों में पला ताल, यहाँ पे ताल से तालाब के लिए ही है, दर्पण सा फैला विशाल। तो उन्होंने कहा कि जिनसे पर्वत दर्पण समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है, यानी कि पर्वत को मानवीकरण कर दिया। जैसे कोई इंसान अपना मुख बार बार दर्पण में देखता है, ऐसे ही जो पर्वत है वो अपने आप को उस तालाब रूपी दर्पण में बार बार निहार रहा है, अपना सौंदर्य देख रहा है। आगे देखिए।
गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरने जो हैं पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। तो जो झरझर आवाज आ रही है ना उसके झरनों की, वो मानो पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। और इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार कर रही है। यानी ये जो झरने हैं ना वो मानो अपने ताली बजाकर आवाज कर रहे हैं खुशी में, और कवि के नस नस में उत्साह को भर रहे हैं। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव न पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहां पर वो कवि बताते हैं कि पर्वत की सुंदरता में एक तो निखार आ रहा था झरने बहने से, और झरने जो ध्वनि कर रहे हैं नस नस में उत्साह भर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पर्वत के खड़े अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं यानी इच्छाएं लिए अपलक, अपलक किसका अर्थ है अनिमेष, यानी पलक बिना झपकाए, और अटल यानी स्थिर होकर और शांत आकाश को देख रहे हैं, तथा कुछ चिंता पर और थोड़े चिंतित मालूम हो रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने पर्वत का फिर से मानवीकरण किया है कि कैसे उसके हृदय में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं जो कि वृक्ष के रूप में हैं, और अपलक यानी कि स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं कि पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूटकर आ गिरा हो। केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता। कवि कहते हैं कि तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर शाल के वृक्ष डरकर धरती में धस गए हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। और इंद्र भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते घूम रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने इस प्रकार से मौसम के जो रूप परिवर्तन के बारे में, और जो वृक्ष के बारे में, और जो इंद्रजाल इसके बारे में बताया है, वह बहुत ही सुंदर है। तो कुल मिलाकर पर्वत प्रदेश में पावस के कवि सुमित्रा नंदन पंत ने न केवल पाठकों को पावस ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य से परिचित कराया, बल्कि इस सौंदर्य को परखने और सराहने की भावना का भी विकास किया है। पहाड़ों की अपार श्रृंखला, पहाड़ों पर बहते झरने, पेड़ों का चुपचाप आकाश को ताकना, बादलों के पंख लगाकर पहाड़ों का उड़ जाना, शाल के पेड़ों का धरती में धस जाना, ये सब दृश्य
ये अनुभूति देते हैं कि हमारे आसपास की दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं और हम अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटे हैं। प्रकृति का अति सुंदर मानवीकरण किया गया है। तो इस प्रकार आपने इस कविता में पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। और इनकी एक विशेषता है कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली का बड़ा ही सहज प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली और दृश्य बिंबों का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग भाषा शैली के प्रयोग को और निखार देता है। उपमा और मानवीकरण अलंकारों के सुंदर प्रयोग ने पर्वत प्रदेश में पावस के सौंदर्य को तो दुगना कर दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस कविता का क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है और कवि की क्या कल्पना है। मैं इसी के साथ विराम लेती हूँ।